I'm Dr. Ranita Kothari, Associate Professor एंड SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। बच्चों अपन एप्लीकेशंस ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल कर रहे थे, उसमें 6 एप्लीकेशंस में करवा चुकी थी आपको। आज हम करेंगे नेक्स्ट 7th एप्लीकेशन एंड दैट इज़ द बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस विद एम्बाइडेटेड लिगेंड। यानी वो जो कॉम्प्लेक्सेस है जो कि एम्बाइडेटेड लिगेंड होते हैं जिनमें यानी बॉन्डिंग आइटम डिफरेंट हो, तो उसमें किस तरह से बॉन्डिंग होगी। तो आप यहाँ देख कीजिए कि कोबाल्ट 2+ है पहले वाले कॉम्प्लेक्स में, राइट, जो कि बॉर्डर लाइन एसिड है। उस पर जब NCS बॉन्ड करेगा तो वो नाइट्रोजन से बॉन्डिंग करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन वाली साइड क्या है, हार्ड साइड है। जबकि पैलेडिनियम +2 क्या है, एक सॉफ्ट एसिड है, तो ये सॉफ्ट बेस से ही कंबाइन करेगा। और आपको पता है कि सल्फ़र वाली साइड सॉफ्ट होती है, तो बॉन्डिंग किससे होगी, सल्फ़र से, है ना। तो SCN के साथ बॉन्डिंग होगी सल्फ़र वाली साइड से, क्योंकि सल्फ़र वाली जो साइड है वो सॉफ्ट है और पैलेडिनियम +2 क्या है, एक सॉफ्ट एसिड है, ठीक है ना। तो आप ये देखेंगे कि हम एम्बाइडेटेड लिगेंड जो होते हैं वो यानी जो उभयतंतुक लिगेंड होते हैं उसमें कौन सा एटम कोऑर्डिनेट करेगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमारी जो एसिड है वो कैसी है। अगर हमारा एसिड सॉफ्ट एसिड है तो सॉफ्ट एसिड वाला एटम उसे कोऑर्डिनेट करेगा, और अगर हमारा हार्ड एसिड है तो हार्ड बेस वाला एटम उसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, राइट। नाउ द प्रिडिक्शन ऑफ द हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। हम हार्डनेस और सॉफ्टनेस का भी इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे ये मैंने इक्वेशन आपको बताई कि मिथाइल मर्करी आयन की जब हम रिएक्शन करवाते हैं BH+ के साथ में, राइट, तो मिथाइल मर्करी B+ बनता है और H+ बनता है, राइट। तो ये भी आपको पता है कि H+ क्या होता है, एक कठोर अम्ल होता है, और मिथाइल मर्करी आयन एक मृदु अम्ल होता है। तो अकॉर्डिंग टू पियर्सन HACB प्रिंसिपल, एक कठोर अम्ल कठोर क्षार के साथ जुड़ता है और एक कठोर क्षार एक मृदु अम्ल मृदु क्षार के साथ जुड़ता है। इसका मतलब अगर हमारा जो क्षार है वो एक कठोर क्षार होगा तो वो H आयन के साथ जुड़ना पसंद करेगा और BH+ बनेगा, और हमारी रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, यानी कि BH+ बनेगा। लेकिन अगर हमारा जो बेस है वो एक सॉफ्ट बेस है, देन इट विल प्रिफर टू कंबाइन विद द मिथाइल मर्करी आयन CH3Hg+, और जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा वो होगा CH3HgB+, और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ओके। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो अभिक्रिया की जो गति किस डायरेक्शन में होगी वो हम इसकी सहायता से बता सकते हैं। देन द 9th एप्लीकेशन इज अकरेंस ऑफ द मिनरल्स इन नेचर, है ना। तो इस तरह का कभी कभी एक्सप्लेन वाई के क्वेश्चंस में भी आता है कि समझाइए क्यों, क्या वर्ड बोल रही हूँ मैं, देखिएगा, सुनिएगा, समझाइए क्यों कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम अपने कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं प्रकृति में। क्या वर्ड बोला मैंने, कि मैग्नीशियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम अपने कार्बोनेटों के रूप में पाए जाते हैं प्रकृति में, राइट। आयरन, टिन, कॉपर जो है वो अपने कार्बोनेट और ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं, जबकि कॉपर यानी कि Cu+, सिल्वर प्लस, जिंक +2 एंड मर्करी +2 अपने सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं। तो आप बात को समझने की कोशिश करें कि जो हमारे प्रकृति में खनिज पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ओर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ओर्स, यानी कि अयस्क कहते हैं। तो क्या कारण है कि कॉपर +1, सिल्वर +1, जिंक +2 और मर्करी +2 तो अपने सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं, और बाकी जो क्षार तथा क्षार मृदा धातु और हल्के ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो कार्बोनेट या ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। तो आप मेरी बात को समझिएगा, अगेन वही कंसेप्ट हमारा कि एक मृदु अम्ल मृदु क्षार के साथ और एक कठोर अम्ल कठोर क्षार के साथ कंबाइन करना पसंद करता है। तो इसी आधार पर हम क्या कहेंगे कि जो कॉपर +1 है वो क्या है, मृदु अम्ल है, सॉफ्ट एसिड है। सिल्वर +1 भी सॉफ्ट एसिड है। जिंक +2 एक बॉर्डर लाइन एसिड है। मर्करी +2 एक सॉफ्ट एसिड है ना। तो ये किससे कंबाइन करेंगे, सॉफ्ट बेस, और सॉफ्ट बेस क्या बताइए, सल्फाइड, है ना। क्यों, क्योंकि सल्फाइड का आकार बड़ा होता है तो वो एक सॉफ्ट बेस है, और यही कारण है कि प्रकृति में कॉपर +1, सिल्वर +1, जिंक +2 और मर्करी +2 अपने सल्फाइडों के रूप में पाए जाते हैं। तो कभी भी एक्सप्लेन वाई का क्वेश्चन हो तो आप इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करें। इसी तरह से जो कार्बोनेट होता है उसमें जो बॉन्डिंग होती है वो ऑक्सीजन से होती है। ध्यान रखिएगा आप इस बात का बच्चों कि जो कार्बोनेट है उसमें मेटल से बॉन्डिंग कार्बन के थ्रू नहीं होकर किसके थ्रू होती है, ऑक्सीजन के थ्रू होती है ना।
ऑक्सीजन वाला जो सेंटर होता है वो क्या होता है, कठोर होता है ना। और ऑक्साइड में भी कौन होता है, ऑक्सीजन होता है, वो भी कठोर होता है। और ये जितनी भी मेटल मैंने आपको बताई, मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, एल्यूमिनियम +3, आयरन +3, टिन +4, है ना, ये सब क्या होती हैं, कठोर धातुएं होती है। दे आर हार्ड एसिड्स। तो इसी कारण से ये ऑक्सीजन वाली साइड से बॉन्डिंग करती है, क्योंकि ऑक्सीजन वाली साइड क्या है, कठोर क्षार होती हैं। क्यों कठोर क्षार है, क्योंकि इनका आकार छोटा है और ये बहुत ही विद्युत ऋणी होती हैं। ओके, नाउ वी कम टू द 10th एप्लीकेशन एंड दैट इज द पॉइजनिंग ऑफ द मेटल कैटलिस्ट, यानी कि धातु उत्प्रेरकों का विषाक्त होना, है ना। देखो इसमें भी आप एक्सप्लेन वाई का क्वेश्चन लिख सकते हो कि क्या कारण है कि जो पैलेडिनियम और प्लेटिनम मेटल्स होती हैं वो सॉफ्ट लिगेंड जैसे कार्बोनाइल, ओलिफिन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक जैसे जो लिगेंड्स होती हैं उनसे विषाक्त हो जाती है ना, यानी उससे वो पॉइजनड हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझो बच्चों, कि जब हम पैलेडिनियम और प्लेटिनम कैटलिस्ट को काम में लेते हैं और अगर ये लिगेंड प्रेजेंट हो, कौन से, कार्बोनाइल CO, ओलिफिन्स यानी डबल बॉन्ड वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फॉस्फोरस वाले लिगेंड्स वाले कंपाउंड्स, और जिसमें आर्सेनिक डोनर एटम हो, अगर ये प्रेजेंट होते हैं तो क्या होता है, हमारा कैटलिस्ट खराब हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा कैटलिस्ट है पैलेडिनियम और प्लेटिनम क्या है बताइए, सॉफ्ट मेटल है ना, सॉफ्ट मेटल। और ये जो लिगेंड्स होते हैं, कार्बोनाइल में कार्बन से डोनेट होगा तो सॉफ्ट साइड है, फॉस्फोरस एक सॉफ्ट लिगेंड है, आर्सेनिक एक सॉफ्ट है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये सॉफ्ट जो लिगेंड है ये सॉफ्ट मेटल के साथ मजबूत बंधन बना लेती है ना। और जब मजबूत बंधन बनाएंगी तो उनकी एक्टिव साइट खत्म हो जाती है। एक्टिव साइट क्या होती है, उनकी फ्री वैलेंसी होती है मेटल की, जिस पर कि वो दो रिएक्टेंट को लेकर के पास में आती है और उनके बीच में रिएक्शन करवाती है। और जब रिएक्शन होती है तो एक्टिव साइट वापस खाली हो जाती है ना। लेकिन जब अगर इस तरह के लिगेंड्स होंगे तो वो एक्टिव साइट पर मजबूत बंधन बना लेंगे और वो वापस हटेंगे नहीं, और इस तरह से एक्टिव साइट ब्लॉक होने से वो हमारे कैटलिस्ट खराब हो जाते हैं। और यही कारण है कि ये जो सॉफ्ट कैटलिस्ट होते हैं, सॉफ्ट मेटल वाले कैटलिस्ट होते हैं, ये सॉफ्ट लिगेंड की उपस्थिति में खराब हो जाते हैं, विषाक्त हो जाते हैं। ओके, नाउ वी कम टू द 11th एप्लीकेशन एंड दैट इज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रियाओं की जो गति होती है वो अम्ल क्षार की कठोरता और मृदुता पर निर्भर करती है। एंड द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज द हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। अगर आप इस तरह से हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन देखें, अगर किसी एल्काइल हैलाइड में मुझे क्या लगाना है, एल्काइल क्लोराइड में अगर मुझे आयोडाइड लगाना है ना, तो मैं इसकी रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ करवाऊंगी। उससे क्या होगा बताओ आप, हमारा बनेगा एल्काइल आयोडाइड और NaCl, है ना। तो इसका कारण क्या है, Na क्या है, कठोर और मृदु से मिलके बना हुआ है ना। Na+ कठोर है और आयोडाइड क्या है, मृदु है ना। तो ये क्या होगा, NaCl बना लेगा जो कि खुद कठोर और कठोर से मिलके बना हुआ है। और इस तरह से जब भी हमें आयोडीन का किसी एल्काइल ग्रुप में आयोडीन लगानी हो तो हम Na का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पियर्सन के HACP सिद्धांत के अनुसार NaCl बन जाता है ना। लेकिन अगर हमें किसी एल्काइल आयोडाइड में फ्लोराइड लगाना हो तो हम सिल्वर फ्लोराइड का इस्तेमाल करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि सिल्वर तो कठोर है और सॉफ्ट एसिड है ना। Ag+ तो सॉफ्ट एसिड है, फ्लोराइड क्या है, हार्ड बेस है। तो जल्दी से ये इसके ऊपर एक्सचेंज हो जाएगा और एल्काइल फ्लोराइड बन जाएगा और सिल्वर आयोडाइड बन जाएगा, क्योंकि सिल्वर और आयोडाइड दोनों क्या हो गए, सॉफ्ट है ना। तो हम हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन के लिए भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हमें आयोडाइड लगाना हो एल्काइल ग्रुप में तो हम Na लेते हैं, और जब हमें फ्लोराइड लगाना हो तो हम AgF लेते हैं, राइट। इसके अलावा we can also separate copper +2 and cadmium +2 from their solution in the, कैसे हम अलग करेंगे बताइए। हम कॉपर +2 और कैडमियम +2 के विलयन में KCN की उपस्थिति में H2S गैस प्रभावित करते हैं, है ना। तो क्या होता है, ऐसे केस में कैडमियम सल्फाइड तो अवक्षेपित हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है, जिसको कि हम छान लेते हैं, है ना। और कॉपर सल्फाइड अवक्षेपित नहीं होता है, बल्कि ऐसी कंडीशन में कॉपर +2 कॉपर +1 में कन्वर्ट होकर टेट्रासाइनोक्यूप्रेट 1 बनाता है, और जो कि पानी में सॉल्यूबल होता है, जिसको हम छान करके अलग कर लेते हैं। ओके,
देन द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज हाइड्रोलिसिस। आपको पता है ये क्वेश्चन एक्सप्लेन वाई में भी आता है कि लिथियम फ्लोराइड इज स्टेबल टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस वेयर एज लिथियम आयोडाइड इज अनस्टेबल टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस। यानी लिथियम फ्लोराइड का हाइड्रोलिसिस नहीं होता, वो स्टेबल है, जबकि लिथियम आयोडाइड आराम से जल अपघटित होकर लिथियम हाइड्रोक्साइड देता है। अगेन आप समझ गए होंगे कि लिथियम फ्लोराइड कठोर अम्ल और कठोर क्षार के संयोजन से मिलकर बना है, इसलिए बहुत स्थायी होता है, जबकि लिथियम आयोडाइड कठोर अम्ल और मृदु क्षार के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, इसलिए ये हाइड्रोलाइज होके लिथियम हाइड्रोक्साइड देता है। और आपको पता है कि हाइड्रोक्साइड क्या है, एक कठोर क्षार है। तो इस तरह से जो लिथियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है वो कठोर अम्ल और कठोर क्षार का कॉम्बिनेशन होने से स्टेबल होता है। ओके, एंड द लास्ट एप्लीकेशन इज द डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन या हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हम इस तरह की जो देखिएगा हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस को HACCP सिद्धांत के आधार पर समझा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ कंबाइन करता है और हार्ड हार्ड के साथ कंबाइन करता है। एंड लास्टली वी कम टू द लिमिटेशंस ऑफ HACCP प्रिंसिपल। HACCP प्रिंसिपल की सबसे बड़ी कमी ये है कि ये मात्रात्मक होता है, ये क्वालिटेटिव होता है, यानी कोई कठोर है या मृदु है तो कितना है इसकी कोई हमारे पास स्केल नहीं होती है। हम सिर्फ कंपैरिजन करते हैं कि इसकी तुलना में ये कठोर है और इसकी तुलना में ये मृदु है। ठीक है। सेकंड जो इसकी लिमिटेशन है वो ये है कि कठोरता और मृदुता का संबंध यौगिक के अम्लीय क्षारीय गुणों से नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी कठोर मृदु अभिक्रियाएं यौगिक के अम्ल क्षार गुणों पर निर्भर नहीं करती है। ओके, देन थर्ड जो लिमिटेशन है वो ये है कि हम ये देखें तो CH3+ एक सॉफ्ट स्पीसीज है, H- एक सॉफ्ट स्पीसीज है। तो इस तरह से CH3+ और हाइड्रोजन के बीच में रिएक्शन होनी चाहिए थी, लेकिन वास्तव में जब रिएक्शन होती है तो बल्कि एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, वो भी प्लस 359 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है वो HACCP सिद्धांत का पालन नहीं करती। और नेक्स्ट एप्लीकेशन ये है कि अगर हम एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं तो आपको पता है कि उसमें आपका क्या देखोगे कि एस्टर बनता है ना और वाटर। तो हम कौन सी स्पीशीज चूज करें ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको जो स्पीसीज है उसको अम्ल और क्षार में विभाजित करना पड़ता है। तो आप देखिए हम उसको CH3CO+ OH- लिखते हैं एक बार में, और CH2O- और H+ एल्कोहल को लिखते हैं। और दूसरा तरीका देखिएगा, हम जब लिखते हैं तो ये भी हो सकता है कि वो CH3CO- हो और H+ हो, या CH2C2H5H+ या OH- हो। तो जो सेकंड वाला विखंडन है उसको हम नहीं मानते हैं और ऊपर वाले विखंडन को मानते हैं। एंड द लास्ट एप्लीकेशन कि बहुत सारी अम्ल क्षार अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो कि HACCP सिद्धांत का पालन नहीं करती है। उसमें से इक्वेशन ये दी है, SO3 2- की रिएक्शन जब हम HF से करवाते हैं तो ये अम्ल क्षार प्रबलता के अनुरूप नहीं है। ओके, सो इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर, and in my next video I will discuss the question related with this chapter. Okay, so thank you so much for watching this video.